डियर स्टूडेंट, आज वाले वीडियो में हम लोग कूलम्ब्स लॉ को देखेंगे। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि दो चार्ज यदि है तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो उस इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है उसको निकालने के लिए हम लोग दो लॉ का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से पहला है कूलम्ब्स लॉ। आपके एग्जाम में जब कूलम्ब्स लॉ के बारे में पूछेगा तो जैसे इस पीडीएफ में आपको बता रहा हूँ वैसे ही जाके आप पूरा लिख दोगे, फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए, तो पहला चीज आपको क्या लिखना है कि इट्स वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। इसका मतलब चार्ज जो है ना, दो तरह से बांटा हुआ रहता है। एक तो पॉइंट चार्ज के रूप में रहता है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूट के फॉर्म में रहता है। जैसे कोई रड हो गया, कोई प्लेट हो गया, इस तरह यहाँ इस प्लेट में एकदम चार्ज बांटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ये रड हो गया, रड में इस तरह से है। तो डिस्ट्रीब्यूट चार्ज के लिए कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं है। तो यदि इस तरह डिस्ट्रीब्यूट वाले चार्ज में मुझे कूलम्ब्स लॉ का अप्लाई करना होगा तो कैलकुलस की मदद लेना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई है आपको? आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है आपको, कूलम्ब्स लॉ वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्ज, मतलब रुके हुए चार्ज के लिए वैलिड है। ये या तो बहुत धीरे धीरे मूव करेगा उस चार्ज के लिए। दोनों ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है, याद रखना आपको। अब आते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ कूलम। इसके बाद आपको स्टेटमेंट लिखना है कि कूलम साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया था। कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज विल बी प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। कहता है कि भाई देखो, जो फोर्स का अमाउंट होगा ना, वो फोर्स दो जो चार्ज रहेगा वो दो चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। मान लेते हैं ये एक Q1 चार्ज है, ये एक Q2 चार्ज है। तो Q1 का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, Q2 का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तो इन दोनों को गुना कर दो, Q1 गुना Q2, इन दोनों के फोर्स का इनवर्स, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अभी देखेंगे अपन लोग इसका मैथमेटिकल प्रोपोर्शनल। और दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लो कितना दिया हुआ है, r। क्वेश्चन में आपका r का मान दिया हुआ रहेगा 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे। ठीक है, अब ये जो मैग्नीट्यूड है ये केवल इस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है और इस क्वांटिटी चार्ज का अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। एक चीज और चीज पे डिपेंड करता है, वो है मीडियम पे, कि ये दोनों चार्ज ना कहाँ पे रखा हुआ है। हवाओं में रखा हुआ है, या पानी के अंदर रखा हुआ है, या ऑयल के अंदर रखा हुआ है। आप बखूबी जानते हैं जब पानी में रहेगा तो एक अनदर मीडियम हो गया। जैसे मान लीजिए ये दोनों वाटर में है, ठीक है, ये वाटर वाला मीडियम हो गया। मान लीजिए ये दोनों हवा में है, दोनों चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, ठीक है, ये एयर मीडियम हो गया। यदि ऑयल के अंदर रहेगा तो ये ऑयल मीडियम हो गया। तो जो फोर्स है ना दोनों चार्ज के बीच में, वो इन तीनों मीडियम पे अलग अलग होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कूलम्ब्स इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये अपनी बात आगे लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम प्रेजेंट बिटवीन टू चार्ज। ठीक है, बिटवीन देम। आगे चलते हैं, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। पहले क्या बताया भाई, मैग्नीट्यूड को तो पता है ना, Q1 Q2 मॉड से दिखाते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है चार्जेस में। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, और ये फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस के स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों को मिला के लिख दिए तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो ऊपर में, जो इनवर्सली है वो नीचे में आ गया। हम लोग जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ एक कांस्टेंट आ गया k। ये वाली बात आपको याद रखना है, इस k के बारे में बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, खास करके इसका SI यूनिट वगैरह। तो कूलम्ब्स लॉ हमारे पास आ गया अब एक मैथमेटिकल फॉर्म में। तो इसको आपको याद रखना है, फोर्स इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इस तरह से। जहाँ पे k क्या है भाई, कूलम कांस्टेंट इसको बोलते हैं, या कांस्टेंट बोलेंगे। अब बोला ना k के बारे में पूछता है क्वेश्चन, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट k का जो वैल्यू होता है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, या तो डायरेक्ट ऐसे समझ लो आप, जो k होता है वो मीडियम को बताता है
के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये देखो ये एप्सिलॉन आ गया ना, यही है वो मीडियम। इसका एसआई यूनिट देख लो आप, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वो डायरेक्ट वो पूछेगा आपसे कि कूलम कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जब 4 का मान रख दीजिएगा, पाई का मान रख दीजिएगा, एप्सिलॉन का मान रख दीजिएगा, तो के का एक छोटा सा वैल्यू निकल के आता है, और वो वैल्यू है 9 × 10⁹ ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्यू का मान दिया हुआ रहेगा, Q2 का मान दिया हुआ रहेगा, और आर का भी मान दिया हुआ रहेगा, और के का मान अभी हमने यहाँ से याद कर लिया। ये याद रहेगा आपको 9 × 10⁹ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका पूछेगा के का ऐसा यूनिट क्या होता है। इसको रख देंगे और कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। आगे चलते हैं। ये एप्सिलॉन यहाँ पे ना, इसको बोलते किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर मीडियम प्रेजेंट बिटवीन टू चार्जेस। इन दोनों के बीच में जो चार्ज प्रेजेंट मीडियम प्रेजेंट रहेगा ना, उस पर डिपेंड करता है। या डायरेक्टली कह लो कि ये मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। इसका नाम है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या बोलते हैं एप्सिलॉन को? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, याद रहेगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम एक टर्म आता है कैलकुलेशन के पर्पज से, रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसको दिखाते हैं एप्सिलॉन आर से। एप्सिलॉन, ये छोटा सा आर क्या बता रहा है, रिलेटिव, ठीक है। तो एप्सिलॉन ऑफ मीडियम मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये है मेरा एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। ये प्रैक्टिकली ड्राइव किया गया, इस पे अपन लोग कुछ कर नहीं सकते। मीडियम में तो हमारी आज़ादी है ना भाई, पानी में डुबो के रख दो, तेल में डुबो के रख दो, हवा में झुला के रख दो, ये हमारी आज़ादी है। लेकिन जो वैक्यूम है, हवा, वो हमारी आज़ादी नहीं है। तो साइंटिस्ट ने कैलकुलेट करके दे दिया, इस पे हम लोग दिमाग भी लगाएंगे, इसका वैल्यू को डायरेक्ट याद करेंगे और ये वाला चीज ये भी आई, ठीक है। ये कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वाला याद रहेगा। परमिटिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ये होता है, इसका वैल्यू क्या होता है 8.85। डायरेक्ट पूछता है 8.85 × 10⁻⁻12, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यदि मीडियम का मुझे निकालना पड़ेगा, अब क्वेश्चन वाला क्या देगा भाई, क्वेश्चन वाला आपको ये दे देगा, रिलेटिव परमिटिविटी दे देगा। वो पूछेगा कि बताओ मीडियम का परमिटिविटी कितना होगा, तो ये वाला वैल्यू देखो ना, आपने याद कर लिया ना भाई। क्वेश्चन वाला ये दे देगा आपको, इसको आप इधर जाके गुना कर दोगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका। सिंपल है ना, इसीलिए इसको सॉल्व भी आगे कर दिए। मीडियम का परमिटिव बराबर एप्सिलॉन इधर भेज के मल्टीप्लाई कर दिए, तब के का जो वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से देखो आप, तब के का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, के का मान, ये देखो यहाँ पे एप्सिलॉन है ना, ये दिख रहा है एप्सिलॉन, ये देखो इस एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये रहा एप्सिलॉन, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इसीलिए जो के का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह यहाँ पे ये दो टर्म आ गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं नॉट के फॉर्म में, एप्सिलॉन आर एल्सो कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। आगे जाके एक टर्म पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, पूरा समझेंगे। बस इतना समझ लो कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, एक डाई इलेक्ट्रिक ये कांस्टेंट को भूल जाओ, ये जो डाई इलेक्ट्रिक लिखा हुआ उस पर समझो, फोकस करो आप थोड़ी देर के लिए। डाई इलेक्ट्रिक वो मटेरियल होता है जिससे चार्ज फ्लो नहीं करता, करंट नहीं जाता, ऐसे समझ लो आप थोड़ी देर के लिए। एप्सिलॉन आर को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इतना याद रखना है। समझाने के लिए डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है वो आपको बता दें। आगे बढ़ते हैं, कूलम्स लॉ कैन बी यूज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। ये स्टेटमेंट तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि डिस्ट्रीब्यूट चार्ज रहेगा तो वहाँ पे अपन लोग कैलकुलस का यूज करेंगे। फॉर द सिस्टम ऑफ मोर देन 2 चार्ज, मान लिया एगो चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, तो अब कितने चार्ज हो गए भाई, कूलम्स लॉ तो 2 पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, यहाँ पे 4 है, तो कूलम्स लॉ क्या वैलिड नहीं होगा, होगा। तो हमें कितना बार अप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम।
पहले इन दोनों में अप्लाई करेंगे और इनको बना देंगे एक गो चार्ज, फिर इन दोनों में अप्लाई करेंगे फिर बना देंगे एक गो चार्ज। अब जो बचा इसको अप्लाई कर देंगे, 3 बार अप्लाई कर दिया ना कूलम्स लॉ। तो यदि हमारे पास मल्टीपल चार्ज है तो उस टाइम अपन लोग कूलम्स लॉ को मल्टीपल फॉर्मेट में इस्तेमाल करेंगे, यही बोल रहा है। और इसका हम लोग बखूबी इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे कोई ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल के कोने पर यहाँ पे 3 चार्ज रखा हुआ है, तो भाई बताओ सभी के आपस में कितना कितना चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे तो 3 पॉइंट चार्ज है, कूलम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे लेकिन 3 बार, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, इस तरह से। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। कंसेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन आपसे पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ऐसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसका क्या मतलब होता है, आपको आंसर देना है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ थर्ड चार्ज। इस तरह स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, इसी तरह आपको एग्जाम हॉल में चिपका देना है। इसका मतलब समझाता हूँ आपको। कहता है कि एक पॉइंट चार्ज यहाँ है, दूसरा पॉइंट चार्ज यहाँ है, इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लग रहा होगा, फोर्स को मान लेते हैं F, वो किसी तीसरे चार्ज के आने के वजह से इन दोनों चार्ज में जो ऑलरेडी फोर्स लग रहा था वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं 4 न्यूटन लग रहा था, ठीक है। तो ये जो 4 न्यूटन है, क्या वो तीसरा फोर्स ये Q3, मान लेते हैं Q3 है, के आने की वजह से इन दोनों के में लगने वाला फोर्स में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ता, ये प्रैक्टिकली देखा गया है। जब फर्क नहीं पड़ता है तो उसको बोलते हैं अपन लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बात समझ में आ गई? ये चला भी जाएगा, ये जो Q3 है यहाँ से उठ के बाहर भी चला जाएगा दूर कहीं, तब भी इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 न्यूटन ही फोर्स लगेगा। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो स्टेटमेंट के तौर पे वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरी, इंट्रैक्शन का मतलब हो गया उन दोनों के बीच में जो प्रभावित फोर्स है वो बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र है फ्रॉम प्रेजेंस Q3, जो इधर लिखा था ना Q3, इसके प्रेजेंस और अब्सेंस होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता उन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा था। ये हो गया, इसको याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछता है। आगे चलते हैं, वो कभी कभी ये भी पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि इसे आप क्या समझते हैं? कहता है ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो आपसे। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस kept in vacuum to the force between two charges in a medium at the same distance apart। इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे आपको समझाता हूँ। फिजिकल मतलब तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का समझ गए थे। अब देखो एग्जाम में आता है तो हमको ऐसे लिखना है कि मान लेते हैं एक ये पॉइंट चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। इसको आप ना एक बार क्या रखो, हवा में झुला के रख दो, हवा हर जगह प्रेजेंट रहता है भाई। दूसरा क्या करो, दूसरा कोई मीडियम में इसको डुबा के रख दो, सेम डिस्टेंस रख के, ये Q1 है, ये 1 ये 2, डिस्टेंस अब भी कितना है r। तो कहता है ये जो यहाँ से कुछ ना कुछ फोर्स निकल के आएगा F1, यहाँ से कुछ ना कुछ फोर्स निकल के आएगा F2। कहता है जो चार्ज का सिस्टम है इसको सिस्टम 1 मान लो, तो जो हवाओं में दोनों के बीच का जो फोर्स था F1 और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस को फिक्स रख के R1 ही रख के किसी दूसरे मीडियम में जब डुबोते हो तब जो फोर्स का अमाउंट आता है वो हो गया F2। उन दोनों का बीच का जो रेशियो होता है ना, कुछ ना कुछ अनुपात निकाल के आएगा। मान लेते हैं यहाँ पे 6 न्यूटन आ गया और यहाँ पे आपका कितना आ जाता है, 2 न्यूटन आ जाता है, तो भागा लगाओगे आप F2 का मान, तो ये देखो n कट जाएगा, 2 तिया 6 हो गया, मतलब 3 आ गया वैल्यू। तो ये जो 3 है ये है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये आया कैसे है भाई, ये भाग देने पे आया है, देख रहे हो आप, इसीलिए इसको बोलते हैं रेशियो होता है। ये याद रहेगा, आपको ऐसे ही याद रखना है कि इट इज रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। 2 चार्ज है जो उस पर लगने वाला फोर्स का रेशियो है, कहाँ कहाँ पे रखा हुआ रहेगा, जब एक बार केप्ट इन वैक्यूम टू द फोर्स
किसके रिस्पेक्ट में? बिटवीन टू चार्जेस इन ए मीडियम, जब मीडियम पे रखा हुआ है एट द सेम डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए। आगे वही मैथमेटिकल फॉर्म में इधर सिंपल सा k इक्वल टू एफ नॉट का, जहां जहां एफ ये यदि नॉट लगा नॉट लग जाएगा ना, इसको नॉट पढ़ते हैं तो हिसाब आप समझ लो कि ये आपका क्या है भाई, वैक्यूम के बारे में बता रहा है। जैसे एप्सिलॉन नॉट इसको तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलते हैं, नॉट लग गया तो समझ लो ये एयर को बता रहा है या वैक्यूम को बता रहा है, ठीक है। क्योंकि ये रेशियो है फोर्स का, इसीलिए यूनिटलेस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का पूछेगा ऐसा यूनिट क्या होता है, एक ऑप्शन में दे देगा, एक ऑप्शन में मान लिया दे दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, फिर आगे दूसरा ऑप्शन में दे दिया यूनिटलेस, तो आप कौन सा मारोगे? यूनिटलेस मारोगे, ठीक है, यूनिटलेस। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, डिफाइन वन कूलम, इसके बाद ये सेशन हम लोग का समाप्त हो जाएगा। कूलम्स लॉ के बारे में सारी जानकारी हम लोग ले चुके होंगे। तो एक कूलम क्या होता है भाई, जब डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच में क्या हो जाए, 1 मीटर हो जाए और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, 9 × 10⁻⁴ इक्वल हो जाए। सॉरी दोस्त, उल्टा बोल दिया था यहाँ पे, पहले इसको स्टेटमेंट ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। कहता है इफ टू इक्वल चार्ज आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन ए वैक्यूम और फोर्स बिटवीन देम इज इतना, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम। कहता है कि भाई यदि दो चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, कितना है हमें वो नहीं पता, मैग्नीट्यूड यदि दोनों का बराबर है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है और जो फोर्स लगने वाला है वो 9 × 10⁻⁹ है, तब जो चार्ज का अमाउंट निकल के आएगा उसको बोलेंगे 1 कूलम, ठीक है। और वो 1 ही आता है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लो आप। क्वेश्चन वाला क्या क्या बोला भाई, Q1 और Q2 बराबर रहेगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर होना चाहिए और जो फोर्स लगेगा वो फोर्स भी क्वेश्चन वाला दे दिया है, देखो फोर्स बराबर 9 × 10⁻⁹, ऐसे ही आपको एग्जाम हॉल में लिखना है, ठीक है। Q1 Q2 बराबर Q मान लिए, हम लोग कूलम्स लॉ से जानते हैं F बराबर K Q1 Q2/r²। F का मान क्वेश्चन वाला दिया है, रख देंगे 9 × 10⁹ न्यूटन। K का मान हम लोग ऑलरेडी अभी याद किए थे 9 × 10⁹, ये Q × Q क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए, ठीक है। और ये जो K का है, K का जो SI यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, उसको रख दिए। इधर फोर्स का न्यूटन, ये N और ये न्यूटन कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे 1 R के जगह क्या डिस्टेंस था 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, मीटर का स्क्वायर करेंगे तो मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ऊपर भी 1 मीटर स्क्वायर नीचे भी मीटर स्क्वायर कट गया। अब देखो ये 9 × 10⁹ गुना में है तो लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड हो गया, डिवाइड आते हैं इसको काट दिया और ये देखो कूलम स्क्वायर है, डिवाइड में नीचे में इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, गुना हो गया। तो अब बचता है हमारे पास कूलम का स्क्वायर Q का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़ेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर उड़ गया, ठीक है। तो क्या बचा Q = 1, केवल क्या बचेगा Q = कूलम, कूलम का पीछे एक छुपा हुआ रहता है तो उसको लिख दिया, तो चार्ज देखो कितना आ गया 1 कूलम आ गया। इस तरह से अपन लोग 1 कूलम को डिफाइन करते हैं। क्या क्या बातों को याद रखना है, मैग्नीट्यूड दोनों में बराबर होता है Q, डिस्टेंस 1 मीटर होता है, लगने वाला फोर्स 9 × 10⁻⁹ होता है न्यूटन, तब जो ये Q का चार्ज होता है वो 1 कूलम कहलाता है, ठीक है। इतनी बात याद आ गई। अब हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, जितना पॉइंट बताया आप उसको बार बार रिवीजन करोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन मल्टीपल चार्ज पे कैसे लगाते हैं, उस पे कुछ हो सकता है छोटा सा न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिएगा और एग्जाम हॉल में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच।